पाठ 28 रचनात्मक अभिव्यक्ति लिखित क्रिएटिव एक्सप्रेशन रिटन। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। साहित्यिक विधा होने के साथ साथ यह कुछ निबंध लेखन से मिलता है, जहां निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं की विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है, वहीं अनुच्छेद में उन बिंदुओं के निचोड़ को ही एक ही अनुच्छेद के रूप में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुतम रूप कहा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। विषय संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं को अनुच्छेद में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। अनुच्छेद में यथासंभव अवांछित प्रसंगों, उदाहरणों को नहीं देना चाहिए। सीधे विषय को वर्णित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। 1. सादा जीवन, उच्च विचार। आज चारों तरफ फैशन तथा बाहरी तड़क भड़क का बोलबाला है। आज के युग में प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में जो लोग सादगी युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें दकियानूसी तथा गंवार कहा जाता है। फैशन और दिखावा आज के युग की अनिवार्यताएं बन गई हैं। आज व्यक्ति का सम्मान रुपया पैसा, धन, बाहरी तड़क भड़क, संपत्ति के साथ साथ दिखावा, वस्त्र आदि पर आधारित है, जबकि व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों अथवा संस्कारों के आधार पर करना चाहिए। अनेक महापुरुषों की जीवन शैली से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित, विद्वान अथवा महान होता है, वह उतना ही विनम्र तथा सादगी प्रिय होता है। महान व्यक्तियों का सम्मान उनके वस्त्रों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। दिखावे या प्रदर्शन की जरूरत तो प्रायः गुणहीन अथवा मूर्ख व्यक्ति को होती है। अधजल गगरी छलकत जाए तथा थोथा चना बाजे घना जैसी कहावतों में इसी भावना का उल्लेख किया गया है। स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे आदि का जीवन कितना सादा था। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए तथा दिखावे की जगह उच्च विचारों पर ध्यान देना चाहिए। 2. मेरी पहली बस यात्रा। एक बार मेरे मित्रों ने बस द्वारा शिमला जाने का निश्चय किया। इससे पहले मैंने बस यात्रा नहीं की थी, अतः बस यात्रा के नाम से ही मैं उत्साहित हो गया। बस उछलती कूदती, झूला झुलाती गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेड़ पौधे भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर बढ़ती बस अचानक जोरदार झटके से रुकी। एक बार तो हमें लगा कि बस यहीं सब कुछ समाप्त, पर दूसरे ही पल ज्ञात हुआ कि अचानक दूसरी बस के सामने आ जाने की वजह से ड्राइवर को जोर से ब्रेक लगाने पड़े। यह सुनकर हम सब की जान में जान आई। इस प्रकार बस यात्रा के रोमांचक क्षणों का अनुभव करते हुए हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। यह बस यात्रा मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। 3. प्लास्टिक की दुनिया। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक उपहार प्रदान किए हैं। उन्हीं में से एक प्लास्टिक भी है। धरती पर मौजूद सोना, तांबा, लोहा आदि धातुएं सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनके विकल्प खोजते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया। इसको भी एक धातु के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है। प्लास्टिक का आविष्कार ड्यूबोयस तथा जेन ने किया था। शुरुआत में इसका उपयोग अच्छा नहीं माना जाता था, पर आज इसको अनेक क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा रहा है। छोटे मोटे बर्तनों से लेकर मोटर कारों, टीवी,
कंप्यूटर, बिजली के तारों तथा हवाई जहाजों तक में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। पैकिंग उद्योग में तो प्लास्टिक के बिना आज हम काम की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज हम जिन पॉलीथीन के थैलों का उपयोग करते हैं वे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह पर्यावरण के लिए अभिशाप साबित हुआ है। बचे हुए भोजन को जब प्लास्टिक की थैलियों में फेंक दिया जाता है तो इसे पशु खा लेते हैं तथा बीमार पड़ जाते हैं। इसे जलाने पर वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसीलिए कुछ राज्यों में प्लास्टिक की थैलियां प्रतिबंधित हैं। 4. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम सब अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम इन्हें पाने की कोशिश करें तो यकीनन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। कोशिश करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को सीखने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण से कई जीते जागते उदाहरण ले सकते हैं। चींटी से भी हमें यह सबक सीखना चाहिए। एक नन्ही चींटी भी निरंतर अपने कार्य को करती रहती है। वह धीरे धीरे अपने से 5 गुना वजन उठाकर ले जाती है। यदि राह में कोई रुकावट भी आ जाए तो वह रुकती नहीं, अपितु घूम कर चली जाती है। दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, फिर भी वे कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अनेक घटनाएं, चलचित्र एवं लोगों की जिंदगी भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे किसी का सहयोग मिले या ना मिले, पर व्यक्ति को कोशिश जरूर करनी चाहिए। जो कोशिश किए बिना ही हार मान जाते हैं, वो जिंदगी में सफलता पाने से चूक जाते हैं। किंतु जो कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। कोशिश करते करते वो एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेते हैं। 5. क्रिकेट। आज जहां देखिए वहीं क्रिकेट की दीवानगी है। वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, परंतु जब मैं भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी अपना स्थान खो चुकी है। आज चारों तरफ क्रिकेट का ही बोलबाला है। बड़ा मैदान ना हो तो पार्क से काम चलेगा। यदि पार्क भी उपलब्ध ना हो तो क्रिकेट खेलने के लिए गली का नुक्कड़ ही काफी है। विद्यालयों एवं कॉलेजों में भी यह खेल अत्यंत लोकप्रिय है। मैच के दिन तो जिसे देखिए मैच देखने या कमेंट्री सुनने में व्यस्त रहता है। पान तथा चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ स्कोर जानने को उत्सुक रहती है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली जैसे अनेक क्रिकेट खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। अनेक श्रृंखलाओं तथा विश्व स्तर के मैचों में भारत ने जीत हासिल की है। 1983 और 2011 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप और 2007 में 2020 क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत ने कमाल कर दिया था। सचिन, गावस्कर तथा कपिल देव जैसे खिलाड़ियों ने अनेक विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। यद्यपि यह खेल महंगा है, किंतु यही एक ऐसा खेल है जिसे बच्चे बूढ़े सभी मग्न होकर देखते हैं। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। संवाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हम टेलीविजन, सिनेमा, नाटक आदि के पात्रों के संवाद देखते सुनते हैं। संवाद का संबंध साहित्यिक विधाओं से भी है। नाटक तो है ही पूरा संवाद। कोई भी कहानी, उपन्यास, स्मृति लेख आदि संवाद के कारण ही मूर्त रूप पाते हैं। अतः किसी भी विषय पर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह प्रक्रिया संवाद कहलाती है। संवाद लिखना एक कला है। संवाद लिखने से पहले विषय तथा परिस्थिति की जानकारी जरूरी होती है। संवाद लेखन में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं भावानुकूल होनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए।
दो व्यक्तियों के संवाद लेखन में दोनों की आयु, शिक्षा आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। संवाद क्रमबद्ध होना चाहिए। 1. प्रदूषण को लेकर दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। इंद्र: अरे अंकुर, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अंकुर: सैर करने के लिए निकला था, पास के पार्क से आ रहा हूँ। इंद्र: आजकल तो शुद्ध वायु का मानो अकाल ही पड़ गया है। सिर्फ सुबह सुबह इसका थोड़ा आनंद लिया जा सकता है, वरना दिन भर तो प्रदूषित वायु में ही सांस लेनी पड़ती है। अंकुर: बिल्कुल ठीक कह रहे हो मित्र। शहरों में प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि जीना मुश्किल हो गया है। इस प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इंद्र: हाँ, सांस, आँख, त्वचा तथा पेट के रोग बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी बढ़ोतरी का कारण पर्यावरण प्रदूषण है। अंकुर: न जाने सरकार इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं करती। इंद्र: सरकार करे तो करे क्या? बढ़ती जनसंख्या के चलते गंदगी बढ़ती जा रही है। भूमि की कमी पड़ने के कारण पेड़ों को काटा जा रहा है। वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। साथ ही उद्योग धंधों का भी बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। ये सभी बढ़ते प्रदूषण का कारण है। अंकुर: कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि औद्योगिक इकाइयों को शहरों से दूर स्थापित किया जाए। झुग्गी झोपड़ियों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर कहीं और बसाया जाए। इंद्र: हाँ, सरकार को इतना तो करना ही चाहिए। साथ ही नागरिकों को भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। 2. दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए कुल्लू की सैर का कार्यक्रम बनाने के लिए संवाद लिखिए। माताजी: उफ, इस साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिताजी: हाँ, मैं भी गर्मी से तंग आ गया हूँ। सोचता हूँ किसी ठंडी जगह चलें। माताजी: तो देर किस बात की है? पिताजी: हाँ, तो बताओ कहाँ चले? मसूरी, शिमला या फिर कहीं और? राधिका: मैं बताऊं पिताजी, कुल्लू या शिमला चलिए। माताजी: तो कुल्लू का ही प्रोग्राम बना लीजिए। पिताजी: ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करा लेता हूँ। माताजी: क्या, बस से? नहीं, टैक्सी मंगा लीजिए, आराम से चलेंगे। पिताजी: ठीक है, मैं टैक्सी स्टैंड जाता हूँ, तुम लोग बाकी तैयारी कर लो। राधिका: कल सुबह निकलते हैं, मैं और मम्मी मिलकर सारी तैयारी कर लेते हैं। पिताजी: मनु को फोन पर बता देना कि हम कुल्लू जा रहे हैं, हफ्ते बाद लौटेंगे। माताजी: ठीक है। 3. शिक्षा के माध्यम को लेकर दो मित्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। चमन: मित्र, सुना है तुमने अपने भाई का दाखिला सेंट कोलंबस स्कूल में कराया है? रमन: हाँ, ठीक सुना है तुमने। चमन: लेकिन खुद तो तुम हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ते हो, फिर तुमने अपने भाई का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में दाखिला क्यों कराया? रमन: यह मेरी भूल थी कि मैंने हिंदी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश लिया। मैं इस गलती को दोहराना नहीं चाहता था। चमन: क्या हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने को तुम एक गलती समझते हो? क्या हिंदी हमारी राजभाषा नहीं है? रमन: तुम्हारी सारी बातें ठीक है मित्र, मगर आज वही छात्र उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होते हैं और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकते हैं। चमन: तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। मैं बहुत से ऐसे छात्रों को जानता हूँ जो हिंदी माध्यम से पढ़े थे और आज उच्च पदों पर आसीन हैं। आज माध्यम को नहीं, योग्यता को पूछा जाता है। रमन: मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जरा बताओ, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून जैसे विषयों की उच्च शिक्षा हिंदी माध्यम में दी जा सकती है? ऐसे कितने विषय हैं जिनकी पुस्तकें भी सिर्फ अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं? चमन: मित्र, दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम उनके देश की भाषा है, अंग्रेजी नहीं। फिर अपनी मातृभाषा में बच्चा अपने विचारों को जितने स्वाभाविक एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है, उतना अंग्रेजी द्वारा कभी नहीं। हाँ, रटी रटाई बात अवश्य कह सकता है। रमन: चलो ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह। 4.
समाज में बढ़ते फैशन और विदेशी संस्कृति के प्रभाव पर दो व्यक्तियों में हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। प्रणव, अरे वर्मा जी, आपके हाथ में कौन सी पत्रिका है? संजय शर्मा, कहने को तो यह साहित्यिक पत्रिका है, पर मुझे तो फैशन मैगजीन ज्यादा अच्छी लगती है। प्रणव, जरा दिखाइए। देखकर, हाँ, ठीक कहते हैं आप। इसके आधे पृष्ठों पर तो फैशन संबंधी विज्ञापन है। संजय शर्मा, अब क्या कहें, समाज में फैशन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अनुशासनहीनता और अपराध बढ़ रहे हैं। प्रणव, यही नहीं, हमारे युवक फैशन के चलते अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। संजय शर्मा, न जाने यह प्रवृत्ति देश को किस ओर ले जाएगी। 5. जेब खर्च बढ़वाने के लिए पिता पुत्र के बीच संवाद। पुत्र, पिताजी। पिता, हाँ बेटा, बोलो। पुत्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिता, कहो, क्या कहना चाहते हो? पुत्र, आजकल महंगाई काफी बढ़ गई है। पिता, हाँ, वो तो है। पुत्र, सब चीजें बाजार में इतनी महंगी हो गई हैं कि जेब खर्च महीने की शुरुआत में ही समाप्त हो जाता है। पिता, तुम्हें ध्यानपूर्वक खर्च करना चाहिए। पुत्र, मैं कोई फिजूल खर्च भी नहीं करता, फिर भी जेब खर्च थोड़ा कम पड़ जाता है। महीने के अंतिम दिनों में तो कुछ भी नहीं बचता। पिता, ठीक है, अगले माह से मैं तुम्हारा जेब खर्च बढ़ा दूंगा। पुत्र, धन्यवाद पिताजी। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आज के गतिशील जीवन में टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स जैसे साधनों के होने पर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः देखा गया है कि जिन बातों को हम संकोचवश कह नहीं सकते, उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पत्र द्वारा हमें लेखक के मानसिक स्तर का बोध होता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उससे लेखक के संबंध का पता चलता है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक तथा ग्रहणशील होनी चाहिए। पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषयानुसार होना चाहिए। पत्र भाव प्रधान होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र लिखने वाले को गागर में सागर भरने की कला में माहिर होना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्रों को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 1. अनौपचारिक पत्र। 2. औपचारिक पत्र। 1. अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। वे पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं तथा जिनमें किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लेखन द्वारा जब हम अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम संबंधित व्यक्ति से आमने सामने होकर बात कर रहे हों। 2. औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स। जो पत्र कंपनियों, व्यापारियों, प्रकाशकों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में आत्मीयता नहीं होती। इनमें कथ्य, संदेश तथा औपचारिकता की प्रमुखता रहती है तथा तथ्यों एवं सूचनाओं को विशेष महत्व दिया जाता है।